हेलो दोस्तों, श्री हरि क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति का पाठ 1 सत्ता की साझेदारी का वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। पहला प्रश्न है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें। आंसर हो जाएगा, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। इसका पहला पॉइंट है, शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, जिसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण अमेरिका और भारत हैं। यहाँ विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका न्याय करती है। भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कानूनों की जांच करके उन पर नियंत्रण रखती है। दूसरा पॉइंट है, सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसे केंद्र सरकार कहते हैं या संघ सरकार कहते हैं। फिर प्रांत एवं क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें बनती हैं जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। इस सत्ता के बंटवारे में वाले देशों में संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। भारत में केंद्र और राज्य सरकार के अतिरिक्त स्थानीय सरकारें भी काम करती हैं। इनके बीच सत्ता के बंटवारे के विषय में संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जिससे विभिन्न सरकारों के बीच शक्तियों को लेकर कोई तनाव या झगड़ा नहीं होता। तीसरा पॉइंट है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। कुछ देशों के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय, महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग न समझें। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। चौथा पॉइंट है, राजनीतिक दलों व दबाव समूहों द्वारा सत्ता का बंटवारा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा एवं सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ में जाती आती रहती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करने या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। अमेरिका इसका अच्छा उदाहरण है। वहाँ दो राजनीतिक दल प्रमुख हैं जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तथा दबाव समूह चुनावों के समय व चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों की आर्थिक मदद करते हैं, सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में भागीदारी निभाते हैं। प्रश्न दूसरा है, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताएं। उत्तर भारत में सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच हुआ है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार।
इसमें युक्तिपरक कारण है। भारत एक घनी आबादी वाला देश है। पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा कानून बनाना, शांति तथा व्यवस्था बनाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार को विभिन्न स्तरों पर बांट दिया गया है और उनके बीच कार्यों का बंटवारा संविधान में लिखित रूप से कर दिया गया है, जिससे ये सरकारें बिना झगड़े देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर शासन कर सकें। इसका नैतिक कारण है, लोकतंत्रीय देश में सत्ता का बंटवारा जरूरी है। यदि एक ही प्रकार की सरकार होगी तो वह निरंकुश हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी शासन में नहीं हो पाएगी, जो लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। इसलिए भारत में विभिन्न स्तरों पर सरकारों का वर्गीकरण कर दिया गया है। प्रश्न तीसरा है, इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में दें। पहला जो विद्यार्थी है उसका नाम है थुमन। जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है। दूसरा है मथाई। सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद हो। तीसरा विद्यार्थी है औसेप। हर समाज में सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो। अब इन तीनों में से आप किससे सहमत हैं? तो मेरा मत है कि उत्तर में हम जो औसेप के निष्कर्ष से सहमत हैं कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो, क्योंकि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे में रहें। वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह समान रूप से शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। प्रश्न चौथा है, बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मार्चटेम के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताना बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ है, क्योंकि उनके बीच में ऐसा करार हुआ था कि किसी भी प्रकार से फ्रेंच बोलने वाले या डच बोलने वालों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। बेल्जियम में जो व्यवस्था अपनाई गई उसमें सभी भाषाओं के लोगों की समान अधिकार दिए गए थे। इसलिए स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगाना सही नहीं, क्योंकि ऐसा करने से फ्रेंच भाषी लोगों की भावनाओं का हनन होता है। प्रश्न 5वां है, नीचे दिए गए उदाहरण को गौर से पढ़ें और इसमें सत्ता की साझेदारी के जो युक्तिपरक कारण बताए गए हैं उनमें से किसी एक का चुनाव करें। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की ज़रूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में इसे होना चाहिए। भ्रष्टाचार को कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। इसका आंसर हो जाएगा, इस उदाहरण में बताया गया है कि पंचायतों के स्तर पर सत्ता को बंटवारा जरूरी है,
सत्ता का बंटवारा जरूरी है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार कम होगा तथा प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी। पंचायतों के अधीन जब आम लोग स्वयं अपने लिए विकास की योजनाएं बनाएंगे और उन्हें लागू करेंगे तो भ्रष्ट बिचौलियों को समाप्त किया जा सकता है। जब स्थानीय लोग स्वयं योजनाएं बनाएंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा, क्योंकि किसी स्थान विशेष की समस्याएं वहां के लोग भलीभांति समझते हैं। इस प्रकार विकास करने के लिए जरूरी है कि पंचायतों को अधिकार सौंपे जाएं, जिससे लोकतंत्र की नींव मजबूत हो। प्रश्न 6वां है, सत्ता के बंटवारे और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो फर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है, जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में हैं, उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर की जांच करें, चुनाव करें। सत्ता की साझेदारी, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। का है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है सत्ता की साझेदारी। पक्षपात का अंदेशा कम करती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है। विविधताओं को अपने में समेट लेती है। अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती है। देश की एकता को कमज़ोर करती है। अब ये तर्क दिए गए थे, इनमें से जो उत्तर सही है वह है क, ख, घ और च, यानी कि सा वाला उत्तर जो दिया हुआ है ऊपर ही, ये उत्तर सही है। इस तरह की एक सारणी बनी आएगी, उसमें से आपको उत्तर का चयन करना है कि आपको कौन कौन से तर्क सही लगे। अगला प्रश्न है 7वां, बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। का, बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। दूसरा इसका खा, सरकार की नीतियों ने सहेली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। ग, अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। घ, बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया। ऊपर दिए गए बयानों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा माँ वाला, ख, ग और घ, ये उत्तर सही है। प्रश्न 8वां है, सूची सत्ता के बंटवारे के स्वरूप और सूची 2 शासन के स्वरूप में मेल कराएं और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही जवाब दें। तो इसमें जो सूची दी हुई है, इनमें से आपको सही जोड़ी बनाना है और सही जोड़ी जो बनती है उसके आधार पर उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर हो जाएगा पहले का ख, दूसरे का घ, तीसरे का क और चौथे का ग। इस तरह से ये सही उत्तर भी हमने दे दिए हैं। प्रश्न 9वां है, सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। दूसरा है, इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। इन बयानों में से कौन सही है और कौन गलत? तो आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों सही हैं और 2 गलत हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारा ये आज का वीडियो पूरा हुआ। श्रीहरि क्लासेस के अंतर्गत आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।